नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने की घंटी जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा दैनिक वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में संपन्न हुए चुनाव की। हरियाणा में आज जो कुछ हुआ है, भारतीय लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए शर्म का विषय है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने पक्षपात करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है और जिस तरह से कांग्रेस को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दिया चुनाव आयोग ने, इससे पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। गोदी मीडिया, सोशल मीडिया पर जितने भी सर्वे आए, सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे थे और कांग्रेस पार्टी को जिता रहे थे। और जो चैनल एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के जरिए भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे थे, कांग्रेस को जिता रहे थे, आज वही कांग्रेस को खलनायक बता रहे हैं और कांग्रेस में तमाम तरह की गलतियां ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर, भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर निशाना साधा जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा। और अगर कांग्रेस जीत गई होती तो यही चैनल, यही सर्वे के लोग, यही मीडिया के लोग कांग्रेस की आरती उतारते और कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहते। लेकिन देखते ही देखते नज़ारा कैसे बदल गया। जीतती हुई पार्टी कैसे हार गई और हारती हुई पार्टी कैसे जीत गई, इसका नज़ारा आज 8 अक्टूबर को पेश हुआ है हरियाणा में। साथियों, मैं 1987-88 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। इतने लंबे कालखंड में पहली बार देखा है कि जीतती हुई पार्टी हार गई और हारती हुई पार्टी जीत गई। और जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को जीता है, एक तरफा जाने वाले चुनाव को अपने पक्ष में किया है, शर्मनाक है। आपको तमाम विश्लेषण मिले होंगे सुनने को, लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं शायद ऐसा कोई नहीं बताया होगा। भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसके साथ बताएंगे आपको कि हरियाणा चुनाव का क्या परिणाम होगा निकट भविष्य में या दूर भविष्य में। हरियाणा चुनाव के बाद क्या परिवर्तन होगा सकारात्मक और क्या परिवर्तन होगा नकारात्मक, और खास करके कांग्रेस को किस तरह से अपनी रणनीतियों में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। तो महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र में जो आज चुनाव का परिणाम आया है, चौंकाने वाला तो है ही। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के साथ विचित्र धोखा है और इस धोखे को इतनी बखूबी और इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया है जिससे कि लगे भारतीय जनता पार्टी के जीत के पीछे उसके विकास कार्य और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी 10 सालों की कुछ भी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि ईवीएम हटाओ आंदोलन जो पूरे देश में आज से नहीं अरसे से चल रहा है, वामसेप की तरफ से और कई अन्य सामाजिक संगठनों की तरफ से, एनजीओ की तरफ से ईवीएम हटाओ आंदोलन जो चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने उसका साथ नहीं दिया
और उसी का नतीजा है कि ईवीएम से चुनाव अगर नहीं होता तो शायद आज जो परिणाम आए हैं ऐसे परिणाम नहीं आते। ईवीएम ने अपना कमाल लोकसभा चुनाव 2024 में भी दिखाया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर के चुनाव नहीं कराया। भारतीय जनता पार्टी के फेवर में लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग ने काम किया और हरियाणा चुनाव में भी काम किया। जाहिर हो गया कि एडीआर जो संस्था है इसने भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले चुनाव आयोग का फॉल्ट, उसके दोष को पकड़ा और बताया कि 79 सीटों पर धांधली हुई है लोकसभा चुनाव में। लेकिन कांग्रेस ने कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया, इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। अगर 79 सीटों पर धांधली नहीं हुई होती तो आज राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री होते। उन 79 सीटों में जो धांधली हुई है उसे पकड़ करके एडीआर और एक अन्य संस्था ने चुनाव आयोग को सौंपा भी, लेकिन चुनाव आयोग उस शिकायत से पल्ला झाड़ लिया और चुप्पी साधे रहा। कोई भी उसका जवाब नहीं दिया, न लिखित में न मौखिक में। और आज जब फिर ईवीएम में 99% बैटरी चार्ज दिखाई दी और एक जगह पर नहीं 10 से अधिक विधानसभा सीटों से ऐसी शिकायत आई है कि 99% ईवीएम चार्ज पाए गए, और जो ईवीएम चार्ज पाए गए जिन्हें खोला ही नहीं गया, उसमें से गणना की ही नहीं गई मतों की, और उसके स्थान पर लगता है कि दूसरा ईवीएम ला दिया गया। और जितने भी ईवीएम नए आए उन सब ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। तो कांग्रेस को आत्मसमीक्षा, आत्ममंथन करने के साथ साथ अब ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद करना होगा और इसे जन आंदोलन बनाना होगा। अगर इसे जन आंदोलन नहीं बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग एकाध राज्यों में कांग्रेस को जिता देगा, बाकी सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा, और लोकसभा चुनाव तो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा ही। चुनाव आयोग इतनी सूक्ष्मता के साथ ईवीएम मैनेजमेंट करता है, माइक्रो मैनेजमेंट करता है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता। 99% चार्जिंग तो पकड़ लिया गया, लेकिन उसके साथ ईवीएम के साथ इन 5 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में क्या खेला किया गया इसे कोई नहीं पकड़ सका। पूरा हरियाणा एक तरफ से चीख चीख करके कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। और उल्टा होने की वजह तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि ईवीएम की सेटिंग, ईवीएम का माइक्रो मैनेजमेंट और कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी ताकत लगा दी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के और भी माइक्रो मैनेजमेंट देखने को मिले हैं जिस पर लोगों की निगाह नहीं पहुंच सकी। वह है भारतीय जनता पार्टी ने 5 अक्टूबर से पहले 1 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के बीच जिस तरह से
दलित बस्तियों में जा कर के एम्बुलेंस से पैसे बांटे। और कई जगह तो यह भी देखा गया कि ईवीएम से पैसे बांटते समय किसी को 2,000, किसी को 5,000, अगर पूरे परिवार के वोट की बात है तो 10,000, एक आदमी अकेले के लिए वोट की बात है तो 2,000 रुपये दिए गए और उनकी उंगलियों पर वही स्याही लगा दी गई जो कि चुनाव संपन्न होते समय, वोट देते समय स्याही लगाई जाती है, ताकि ये लोग जाए तो इनका वोट माना जाए कि दे चुके हैं और इन्हें बैरंग वापस कर दिया जाए। जिस तरह से 400 से अधिक निर्दलियों को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया तमाम सीटों पर, एक सीट पर हमने देखा है कि कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25 निर्दलीय खड़े किए गए हैं और उनका सपोर्ट किया आर्थिक रूप से और तमाम संसाधनों के रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वोट कटवा इन्हें ही कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि कांग्रेस का वोट काटने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। चंडीगढ़ मॉडल आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि किस तरह से अनिल मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर था मेयर चुनाव में, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को मेयर बनाया। सभासद के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभासदों की संख्या ज़्यादा थी, पार्षदों की संख्या ज़्यादा थी और जीत मिल गई मेयर पद पर कांग्रेस के प्रत्याशी को। और सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाया और पूरे देश ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुलेआम चुनाव आयोग को प्रभावित करके गलत ढंग से अपने पक्ष में परिणाम को हासिल करती है। और वही कुछ चंडीगढ़ मॉडल हरियाणा चुनाव में भी देखा गया। लेकिन क्या अब चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस कोई आंदोलन खड़ा करेगा, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाएगा और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया नरेंद्र मोदी अपने हाथों से अपनाते हैं, अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त बनाते हैं, तो जब नरेंद्र मोदी की मर्जी का चुनाव आयुक्त बनेगा तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में वह काम भी करेगा। और राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने वह काम करके दिखा भी दिया। अब देखना है कि ईवीएम के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की साझा रणनीति क्या होती है। इन चुनाव के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि इसे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाया जाए और 140 करोड़ देशवासी, 98 करोड़ मतदाता अगर ईवीएम आंदोलन में शामिल होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ेगा और ईवीएम को हटा करके पोस्टल बैलेट से चुनाव के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब किस स्तर तक कांग्रेस पार्टी ईवीएम का विरोध करेगी या नहीं करेगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव से कोई सबक लिया है या नहीं लिया है, यह भी विचारणीय विषय है। आपको हम बताएं, शायद आपको पता न हो कि 5 अक्टूबर को जिस दिन मतदान पड़ रहे थे उसी दिन सुबह जनधन खाते, किसानों के जनधन खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपए ट्रांसफर किए। जनधन खाते में पैसे हमेशा ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन क्या वही दिन प्रधानमंत्री को सही मिला था कि पैसे मिल जाएंगे, घूस मिल जाएगा तो तुरंत आकर के वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? तो उनके माइक्रो मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा यह भी है कि पैसे दो, वोट लो।
खुल्लम खुल्ला घूस दिया गया। वोट डालने के लिए किसी ने विरोध नहीं किया, न किसी टीवी चैनल ने, न सोशल मीडिया पर और न यूट्यूब चैनलों पर किसी ने विरोध नहीं दर्ज किया कि चुनाव के दिन क्यों पैसे दिए गए किसानों को। राम रहीम एक कुख्यात अपराधी, अपराध सिद्ध हो चुके हैं, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। उसको पैरोल पर रिहा करवा करके भारतीय जनता पार्टी ने उसका उपयोग किया चुनाव प्रचार के लिए। राम रहीम के एरिया में, क्षेत्र में लगभग 7-8 सीटें आती हैं और ओबीसी और दलित मतदाता राम रहीम के अंधभक्त हैं। जो राम रहीम कहेगा वही अंधभक्त करते हैं। तो क्या इस गैर कानूनी काम को कि किसी अपराधी को बुला करके जेल से छुड़ा करके चुनाव प्रचार कराया जाए, ऐसा काम तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, बाकी कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है, और अगर करना चाहेगी तो कर भी नहीं पाएगी। तो जो कुछ आज 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आया है, इसमें बूथ लेवल पर धांधली का भी आरोप लगाया जा रहा है, और वह आरोप सही भी कई जगहों से पाया गया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कहना है कि आज का इलेक्शन परिणाम अप्रत्याशित है, अस्वीकार्य है। लेकिन अप्रत्याशित है, अस्वीकार्य है, तो इस परिणाम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की क्या योजना होगी कि ऐसे परिणाम भविष्य में न आए। जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने का काम किया है, क्या यह लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी नहीं है? संविधान ने ही चुनाव आयोग को की व्यवस्था किया है, संविधान ने ही तमाम संवैधानिक पदों को सृजित किया है। और अगर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था एक पक्षीय हो जाए, निष्पक्ष ढंग से चुनाव न कराए, तो क्या इसे संविधान खतरे में नहीं माना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पहले डायरेक्ट संविधान को खत्म करना चाहती थी। इस पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा कि 400 पार, 370 पार सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। तो ये डायरेक्ट रूप से संविधान को नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण करके संविधान को खत्म करने के लिए शुरुआत कर दिए हैं। और हमें लगता है कि सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसियां हैं, यह सब भी संवैधानिक संस्था है, और इस पर भी कुंडली मार करके नरेंद्र मोदी बैठे हैं। तमाम अदालतों ने किस तरह से ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर तंज कसा है, और इन्हें पिंजरे का तोता तो क्या क्या कहा है। इस पर देश को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो अनैतिक काम कर रही है, जो संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके बैठी है, अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है, तो वह संविधान को खतरे में डाल रही है, संविधान को तिल तिल खत्म कर रही है। इस हार का एक और वजह है कि कांग्रेस पार्टी को अति आत्मविश्वास और सूक्ष्म स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट करने में कांग्रेस पार्टी क्यों परहेज करती है? क्या उसे नहीं दिख रहा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, अनैतिक तौर तरीके अपना रही है? तो उन अनैतिक तौर तरीकों को जनता के बीच, वोटरों के बीच क्यों नहीं उसका भंडाफोड़ किया? क्यों नहीं राम रहीम का विरोध किया? क्यों नहीं ईवीएम की सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की आशंका जाहिर की?
और 6 अक्टूबर को जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुलेआम चेतावनी दिया कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है चुनाव जीतने की, बिल्कुल अविश्वास नहीं कीजिए, हम जीतने जा रहे हैं। इतना बड़ा आत्मविश्वास नायब सैनी में कहां से आया? जाहिर है कि यह आत्मविश्वास उन्हें चुनाव आयोग ने दिया है कि जैसा भी होगा हम जिताएंगे, और उसने खेला कर दिया। कांग्रेस पार्टी में अब ढूंढा जा रहा है कि असली खलनायक कौन है, किसने मीर जाफर और जयचंद की भूमिका अदा की है, पार्टी में कौन सा ऐसा नेता है जिसने कि भीतरघात करने का काम किया है। लेकिन उसे ज़्यादा दूर जाकर के ढूंढने की जरूरत नहीं है। हुड्डा और शैलजा की आपसी लड़ाई में, हुड्डा और शैलजा की गुटबाजी में दलित वोट 50% बिखर गया। जो दलित वोट एकमुश्त होकर के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया संविधान बचाने के लिए, वही दलित 50% छिटक गया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने जब जाते हैं तो संविधान हाथ में लेकर के जाते हैं, संविधान बचाने की अपील करते हैं, लेकिन इस बार उनकी अपील खारिज कर दिया दलित मतदाताओं ने। और क्यों खारिज कर दिया हम पहले बता चुके हैं कि एम्बुलेंस के जरिए पैसे बांटे गए, साड़ियाँ बांटी गई, फ्रिज बांटे गए, स्कूटर बांटे गए, स्कूटी बांटे गए, वॉशिंग मशीन, शराब, सब कुछ बांटा गया और भारतीय जनता पार्टी ने यह कुकर्म किया। तो कांग्रेस को क्या यह दिखाई नहीं दे रहा था? क्या इसका खुलासा जनता के बीच नहीं करना चाहिए था? अगर नहीं किए हैं तो अब भुगतना ही पड़ेगा पूरे 5 साल तक। कमजोर सरकार नहीं है, 48 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, पूरे 5 साल चलेंगी। और जिस तरह से विकास का काम अवरुद्ध हो गया था, एंटी इनकम्बेंसी थी, उसमें बढ़ोतरी होने की ही संभावना है। और किसानों के ऊपर दमन और बढ़ेगा, अग्निवीर का जो विरोध करेंगे उनके ऊपर दमन और बढ़ेगा, महंगाई का जो विरोध करेंगे उनके ऊपर और दमन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट मिल गया कि महंगाई नहीं बढ़ी है, अग्निवीरों की कोई समस्या नहीं है, गरीबी नहीं बढ़ी है, इसका सर्टिफिकेट मिल गया उसकी जीत से। और जीत कैसे हुई मैं बता चुका हूं, और जो कुछ बता है हमें पता है उसे और भी बताना है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि भारतीय लोकतंत्र में न तो लोकतंत्र सुरक्षित है जब तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है। लोकतंत्र खत्म करके, संविधान खत्म करके, मनुस्मृति लागू करने, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का इरादा है। और यह इरादा अभी 3-4 दिन पहले राजस्थान के बारा में मोहन भागवत ने प्रकट कर दिया कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बन गया है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है तो इसका मतलब लोकतंत्र खत्म हो गया है, संविधान खत्म हो गया है, संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई है और सिर्फ हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति है। मनुस्मृति के आधार पर शासन चल रहा। हमें भी ऐसा ही लग रहा है, संविधान दिखावटी रह गया है, शासन मनुस्मृति के आधार पर चल रहा। और भारत को हिंदू राष्ट्र जब मोहन भागवत मान रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मानते होंगे। और भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच जो टकराव चल रहा था, वह टकराव में अब नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी हो गया है।
आरएसएस के ऊपर दबाव बनाने का काम अब नरेंद्र मोदी ज़्यादा करेंगे और कहेंगे कि हमने हरियाणा जीत करके दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी अजेय है और लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में जीत करके मैंने डंका पीट दिया पूरे देश में, पूरी दुनिया में, कि निकट भविष्य में जितने भी चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में, बिहार में, हम सब जीतने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसने इससे क्या सबक लिया है? उसे सबसे पहले तो अति आत्मविश्वास की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। किसी भी चुनाव को, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, संग्राम समझ करके लड़ाई लड़नी चाहिए। और महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी भी कांग्रेस ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर चुनाव आयोग खड़ा हो गया तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर की शाम को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जाति का जहर जिस तरह से फैला रहे हैं राहुल गांधी, जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, ओबीसी को बांटने का काम कर रहे हैं, इनसे सावधान होना चाहिए। चांदी का चम्मच नहीं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होने वाले, राजशाही खानदान से आने वाले राहुल गांधी जिस तरह से समाज को बांट रहे हैं, ऐसा हम नहीं करने देंगे। जाहिर है कि वह प्रकारांतर से कह रहे हैं कि हम ओबीसी का हक अधिकार नहीं देंगे, ओबीसी की गणना नहीं कराएंगे, और ओबीसी के मामले में पर ही उन्होंने जाति का जहर फैलाने का कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया। अब संक्षेप में जान लीजिए कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के क्या परिणाम होंगे। जो परिणाम आए हैं, इसके बाद क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले तो गोदी मीडिया या सर्वे करने वाले, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल करने वालों पर विश्वसनीयता खत्म। हालांकि यह विश्वसनीयता लोकसभा चुनाव में ही खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने भरोसा किया और जिस तरह से जमीनी स्तर से आवाज आ रही थी कांग्रेस के पक्ष में, एक कारण यह भी था कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पर लोगों ने भरोसा कर लिया। अब इसकी विश्वसनीयता खत्म। दूसरा परिणाम यह होगा कि अब ईवीएम पर राष्ट्रीय बहस होने का समय आ गया है, और सिर्फ बहस ही नहीं बल्कि ईवीएम हटाने के लिए ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद करते हुए इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं और 140 करोड़ देशवासियों को आगे बढ़ना होगा और नरेंद्र मोदी के कुकर्मों की सजा उन्हें देना होगा। तीसरा परिवर्तन यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर संघ हावी हो गया था। अपनी मर्जी का अध्यक्ष बना करके, बीजेपी अध्यक्ष अपनी मर्जी का बना करके भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करना चाहता था और मोदी और शाह को हटाना चाहता था। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद मोदी और शाह अपने को बहुत मजबूत मानने लगे हैं और अब उनका यह फितरत है कि वह भारतीय जनता पार्टी को लेकर के संघ के ऊपर हावी हो जाएंगे। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है, अब उस पर अमल करेंगे। और सबसे आखिरी सवाल, सबसे आखिरी परिणाम आप ये जान लीजिए कि हरियाणा चुनाव में जो धांधली हुई है, चुनाव आयोग ने जिस तरह से पक्षपात किया है, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था ने अगर यह कुकर्म किया है तो इसका सीधा सा हमला संविधान पर होगा। और क्या संविधान बचेगा देशवासियों को
सोचने के लिए मैं यह सवाल छोड़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।